नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह चौहान। इस वक्त एक बड़ी खबर आई है। सीपी राधाकृष्णन ये देश के अगले उपराष्ट्रपति हो सकते हैं। कौन है? महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं इस वक्त। बीजेपी और जनसंघ से जुड़े रहे हैं। 2 बार लोकसभा के सदस्य रहे हैं और मूल रूप से तमिलनाडु के रहने वाले हैं। कोयंबटूर से 2 बार विधान लोकसभा का चुनाव लड़ा, दोनों बार जीते और 98 में जीते, 99 में जीते और इस वक्त जो है महाराष्ट्र के गवर्नर हैं। इसके पहले वो झारखंड के गवर्नर रहे हैं, तमिलनाडु का भी उनको ज़िम्मा दिया गया था एडिशनल चार्ज, पुडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर की ज़िम्मेदारी भी सौंपी गई थी। तो ये अब घोषणा हुई है कि वो एनडीए की तरफ से उपराष्ट्रपति पद के अगले प्रत्याशी होंगे। जीतने की पूरी संभावना है क्योंकि जो नंबर्स हैं वो एनडीए के पक्ष में हैं और एनडीए का उम्मीदवार, एनडीए का प्रत्याशी ही चुनाव जीतेगा, इस बात की पूरी संभावना है। सीपी राधाकृष्णन का नाम जो चुना गया है, उसके पीछे की कोशिश यही है कि किसी तरीके से इनरोड्स बिल्ड किए जाएँ तमिलनाडु में। बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है कि तमिलनाडु में इनरोड्स बिल्ड किए जाएँ। एक और उसके पीछे की वजह ये है कि किसी तरीके से जो इंडिया गठबंधन है, जिसका कि एक बड़ा घटक दल जो है, वो है डीएमके। डीएमके को भी अपने पाले में खींचें कम से कम इस चुनाव के लिए, वो भी एक कोशिश रहेगी। क्यों? क्योंकि अगर एक व्यक्ति जो तमिलनाडु के रहने वाले हैं, उनको अगर प्रत्याशी बनाए जाएँगे, तो डीएमके के लिए थोड़ी मुश्किल होगी उनका विरोध करना। तो शायद उसी बात को सोच के, उसी बात को ध्यान में रखते हुए, ये पासा फेंका गया है कि डीएमके को भी समर्थन करना पड़ेगा उनके राष्ट्रपति उम्मीदवार का। अब देखना ये होगा कि कांग्रेस पार्टी और जो इंडिया गठबंधन है, वो किसको अपना प्रत्याशी बनाता है। इंडिया गठबंधन के पक्ष में नंबर्स नहीं हैं, नंबर्स उनके पास कम हैं। लेकिन जो कम नंबर्स हैं, उनके साथ भी ज़्यादा संभावना है कि वो लोग चुनाव मैदान में जाएँगे और चुनाव मैदान में जब जाएँगे, तो ज़ाहिर है कॉन्टेस्ट तो होगा और अब जैसे ही सीपी राधाकृष्णन का घोषणा की गई है, उसके बाद अब ये माना जा रहा है कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन भी इस बात पर फोकस कर सकता है कि वो लोग महाराष्ट्र से या फिर जहाँ पर जेडीयू या टीडीपी, इन पॉलिटिकल पार्टीज का जहाँ ज़्यादा बेस है, वहाँ से किसी उम्मीदवार को ले आएँ, ताकि वो उन वोटों को खींच सकें अपनी तरफ, जो बीजेपी को जाने वाले हैं या एनडीए गठबंधन का जो हिस्सा है। उसका मतलब यही होता है कि अगर उस प्रदेश का कोई व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है, तो मुश्किल होता है उसी प्रदेश की पॉलिटिकल पार्टी के लिए उसका विरोध कर पाना। हमने देखा है कि जब महाराष्ट्र की एक उम्मीदवार थीं प्रतिभा पाटिल, उन्होंने जब राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ा और यूपीए ने उस वक़्त उनको अपना उम्मीदवार बनाया था, तब तब शिवसेना ने, जो कि एनडीए के साथ थी उस वक़्त, उन्होंने भी उनका समर्थन किया था। ऐसे कई बार देखने में आता है कि जिस पॉलिटिकल पार्टी के पास जो वोट रहते हैं, उनका समर्थन उस प्रदेश के लोग कर देते हैं, चाहे वो किसी भी घटक दल में हो, सत्ता पक्ष के साथ हों या विपक्ष के साथ हों। तो उसी लिहाज से ये एक उनकी स्ट्रैटेजी है। सीपी राधाकृष्णन मूल रूप से बीजेपी के नेता हैं, लंबे समय तक बीजेपी के साथ एसोसिएट रहे। आप जानते हैं बीजेपी का बहुत ज़्यादा मजबूत आधार नहीं है तमिलनाडु में, लेकिन एआईएडीएमके के साथ वो लोग अलायंस करते रहे हैं और उसकी वजह से उनको चुनाव में जीत हासिल होती रही है। ये जो दौर था 98-99 का, ये वही दौर था जब एडीएमके के साथ उनका अलायंस था, बीजेपी का अलायंस था और उस वक़्त उनको काफ़ी सीटें मिली थी। और एडीएमके ने उस वक़्त समर्थन दिया था अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को भी और सीपी राधाकृष्णन उनमें से एक लोकसभा के सदस्य थे। अब इनके घोषित होने के बाद उम्मीद है कल जो है इंडिया गठबंधन के भी उम्मीदवार का नाम सामने आ जाएगा या परसों तक आ जाएगा और उसके बाद फिर आप जानते हैं लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य मिलकर वोटिंग करते हैं और उसमें जिसके ज़्यादा वोट होते हैं वो चुनाव जीतता है। सिंपल वोटिंग होती है। राष्ट्रपति के मुकाबले में बहुत साधारण वोटिंग है। लोकसभा, राज्यसभा के लोग दोनों मिलकर सांसद उसमें वोटिंग करते हैं। जिसके ज़्यादा होते हैं वो सदस्य चुनाव जीत जाता है। अभी जो कागज़ है, जो आंकड़े हैं, उसके अनुसार एनडीए गठबंधन आराम से इस चुनाव को जीतेगा। अगर
रातों रात कोई उलटफेर नहीं होता है, तो जिसकी संभावनाएं फिलहाल कम हैं, लेकिन प्रत्याशी तो इंडिया गठबंधन देगा और सर्वसम्मति की संभावना इसमें बहुत कम है। सीपी राधाकृष्णन के बारे में और डिटेल्स आएंगी, उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में, उनके राजनीतिक जीवन के बारे में। लेकिन एक बात तय है कि उनका जीवन, सार्वजनिक जीवन काफी लंबा है, काफ़ी घूमे हैं विश्व में और बीजेपी के कट्टर समर्थक रहे हैं। अब उनके बनने से बीजेपी को क्या लाभ होगा, ये देखने की बात होगी और किस तरीके से वो जगदीप धनखड़ के बाद जो हाउस अभी खाली है, उस पद पर कोई नहीं है, ये देखने की बात होगी। अब एक बात ये भी है कि सीपी राधाकृष्णन के बनाने से बीजेपी तमिलनाडु में जो अपने इनरोड्स हैं, उनको बनाने की कोशिश कर रही है। लंबे समय से कोशिश की जा रही है कि वहाँ पर अपना खाता खोला जाए या जो अपना वजूद है बीजेपी का वो किसी तरीके से तमिलनाडु में, केरला में बने, लेकिन बना नहीं है। कोयर बोर्ड के भी वो अध्यक्ष रहे हैं, कोयर बोर्ड जो कोची में है। कोयम्बटूर और तमिलनाडु, कोची जो है वो दूर नहीं है, बहुत नज़दीक वहाँ से है, तो उसके अध्यक्ष भी उनको बनाया गया था। अब वो किस तरह से, अगर वो जीतते हैं चुनाव, जिसकी संभावना है, तो वो जगदीप धनखड़ की जगह लेंगे। जगदीप धनखड़ आप जानते हैं कि उपराष्ट्रपति थे, उन्होंने इस्तीफा दिया और उनके इस्तीफा देने के बाद वो पद अभी तक खाली है। उसके लिए चुनाव हो रहा है, 9 सितंबर को वोटिंग होगी, उसके पहले कैंपेन किया जाएँगे और कैंपेनिंग इसमें ज़्यादातर जो कैंपेन, क्योंकि सांसदों के बीच होता है, तो कोई ख़ास इसमें कैंपेनिंग उस तरह से नहीं होती है। पॉलिटिकल पार्टीज़ के बड़े लोगों के साथ, बड़े नेताओं के साथ बातचीत की जाती है और ये सब जो है अब होगा और अब ये क्लियर हो गया है कि उम्मीदवार एक तरफ कौन है, दूसरी तरफ का उम्मीदवार होने की भी संभावना है। इस मामले में एनडीए ने बढ़त ले ली है। इंडिया गठबंधन के मुकाबले में अपने उम्मीदवार की घोषणा उन्होंने पहले कर दी है और इंडिया गठबंधन अभी तक घोषणा नहीं कर पाया। उनकी बैठक है, बैठक के बाद वो लोग घोषित करेंगे कि कौन उनका उम्मीदवार होगा। लेकिन ये बात तय है कि जो भी उम्मीदवार होगा, वो कम से कम थोड़ा-सा परेशान कर पाएगा एनडीए गठबंधन को और इसीलिए शायद उसी स्ट्रैटेजी को ध्यान में रख के ये मूव किया गया है कि ऐसा प्रदेश से किसी व्यक्ति को लेके आया जाए जो इंडिया गठबंधन का बड़ा घटक दल हो और उनको तकलीफ दे सके। अब पॉलिटिकली बड़ा मुश्किल होगा स्टालिन के लिए उनका विरोध करना, क्योंकि पहली बार, मतलब पहली बार तो नहीं, खैर इसके पहले भी बन चुके हैं, लेकिन पहली दफ़ा बड़े लंबे समय के बाद ऐसा समय आया है जब उपराष्ट्रपति पद के लिए कोई पॉलिटिकल पार्टी ने उनके प्रदेश से किसी व्यक्ति का नाम आगे किया है। ऐसे में अपने प्रदेश के व्यक्ति को विरोध करना राजनीतिक तौर पर उनके लिए थोड़ा-सा मुश्किल हो सकता है और ये एक बड़ी चाल के तौर पर देखा जा सकता है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज़ तो माहिर हैं, अपने लिए जो दिक्कतें आती हैं उनको ओ अपॉर्च्युनिटीज़ में बदलने में। क्या स्टालिन बदल पाएँगे या फिर स्टालिन भी वही करेंगे और वो सपोर्ट कर देंगे इनके कैंडिडेचर को? ये महत्वपूर्ण है। इस वक़्त चुनाव आयोग के खिलाफ जो माहौल चल रहा है, उसमें स्टालिन भी एक मजबूत व्यक्ति हैं जो खुल के चुनाव आयोग का विरोध कर रहे हैं और राहुल गांधी के साथ हैं। ऐसे में उनका कोई भी कदम इंडिया गठबंधन के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। इस वीडियो में इतना ही। आपसे गुज़ारिश है हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।